चलिए देखिए, पिछले मीटिंग में ये वैल्यू आपको लिखवाए थे हम। अच्छा एक बात और ध्यान देंगे प्लीज, अगर आपसे हम पूछे कि म्यू का वैल्यू क्या होता है कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जवाब होगा EL/2me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। 11th क्लास, हाँ बताना है बिना पूछे भी। देखो यहाँ बात करने में लग जाता है सब। ये बताया एल कहाँ पे था, एल का वैल्यू कितना था एम। 11th क्लास में केमिस्ट्री में बोर्स मॉडल आपने पढ़ा था। बोर्स पोस्टुलेट 3 था, याद आता है? उसमें से एक पोस्टुलेट ये था, वो क्या था? MBR इक्वल टू MBR इक्वल 3 पोस्टुलेट है बोर्स सभी का। आपको बता दे, बोर्ड अगर अच्छे से पास करना है तो एक और चैप्टर है 12th, उसका नाम है एटम। सेम चीज रिपीट होता है 11th वाला, तो पता तो होना ही चाहिए। MBR इक्वल टू क्या होना चाहिए तो बता सकते हैं? गुड, NH/2 पाई, जहाँ n हो तो होल नंबर में होना चाहिए, इंटीजर में। H क्या था? H क्या था? प्लैंक्स। गर्ल्स में से कोई हमको प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू बता सकती हैं? बहुत बढ़िया, अच्छा याद है। तो L इक्वल टू MBR पर MBR का वैल्यू कितना था? NH/, तो म्यू इक्वल टू E तो ठीक है, L की जगह पे क्या लिखेंगे हम? NH/2me, यानी शॉर्ट में समझिए तो N तो नंबर ऑफ ऑर्बिट है, E तो कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। यानी म्यू किस पे डिपेंड करेगा? एक तरह से नंबर ऑफ, सबसे पहला ऑर्बिट जो होगा फॉर n इज इक्वल टू 1, उसके लिए म्यू का वैल्यू EH/4 पाई me। सब याद कर ले, पहला ऑर्बिट का वैल्यू, E का वैल्यू पता है, H का पता है, सबका वैल्यू पुटपुटाने पे वैल्यू याद कर लेगा, भूलिएगा मत प्लीज। 9.27 इंटू 10 का पावर -24। किसी को इसका यूनिट पता है? किसी को इसका यूनिट पता है? ऐसा यूनिट ये पूरा वैल्यू डालेंगे तो सोल्व करने के लिए आएगा, इसको याद करना है। हम बता रहे हैं क्या है, इसका यूनिट बताना। तो ये क्या निकाले हम लोग? ये क्या निकाले? क्या म्यू क्या है? म्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसका फॉर्मूला होता है करंट इंटू, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, और एरिया का होता है। अब ध्यान से सुनो, आपको हम दो ऑब्जेक्टिव याद करने बोले, दो वैल्यू। पहला कौन सा रेशियो, और दूसरा म्यू जो है, ये म्यू किसका है? तो किसी भी एटम का पहला ऑर्बिट, चाहे कोई भी एटम, उसका पहला ऑर्बिट का वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा, है ना? और इसको हम लोग कहते हैं बोर्स मैग्नेटन। क्या नाम बोले? बोर्स मैग्नेटन। अब ये दो वैल्यू आपको ना भूले तो अच्छा है। फर्स्ट ऑर्बिट का मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज कॉल्ड बोर्स मैग्नेटन। मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटा वैल्यू तभी होगा जब m का वैल्यू कितना डालेंगे, उसका सबसे छोटा वैल्यू को हम लोग कौन सा मैग्नेटन कहते हैं? क्योंकि उन्हीं के प्रिंसिपल से यूज आया है। तो आपको अगर एग्जाम में MCQ आएगा तो इधर ये दे सकता है या ये दे सकता है, ठीक है? भूलिएगा नहीं, ठीक है? अब वैल्यू याद होना चाहिए, 9.27 10 का पावर -24 एम्पियर मीटर। म्यू मिनिमम, मिनिमम MIN फॉर मिनिमम। फोटो हम भेज रहे हैं ग्रुप में भी। जो जो गूगल पे में जुड़ता है तो हमको मैसेज कहा आता है फेसबुक का भेजिए, हमारा वो कौन लग रहा है? उनके भी बताया थे। गूगल पे वाला कुछ ज्यादा ही है। गूगल ये ठीक है, फोन पे वाला कहता है से हाय तू ठीक है। गूगल पे बोलता है सेंड हिम 1 रुपी। अब कौन है, कहाँ का है?
हाँ, मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोर्स मैग्नेटिक। ये डाइपोल मोमेंट है। अगर आप सही से सब कुछ सुनिएगा तो सब कुछ कनेक्टेड वे में आ गया है ना। लेकिन अगर आप ध्यान से ना सुन पाए हो तो कोई बात नहीं। नया टॉपिक जा रहा है अब शुरू होने। फोटो भी भेज दिया आयु, फिर भी लिख लीजिए। एक्सियोमा के हिसाब से ये न्यू चैप्टर है, एनसीईआरटी के हिसाब से तो वही चैप्टर चल रहा है। चैप्टर नंबर एक्सियोमा के साथ चैप्टर 35 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट। हेडिंग लिखिएगा बड़ा सा एकदम चैप्टर जैसा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट। इस तरह से देखिए क्या दिखा है मैम, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट। एनसीईआरटी के हिसाब से वही चैप्टर चल रहा है, लेकिन इसको हम लोग सेपरेट बांट दिए। अलग से आपको मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाएं और अब पढ़ा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट। कोई बात नहीं, बात करो। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट, इसमें सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं, दो लोगों के नाम पे लॉ बना है। बायट-सावर्ट लॉ, ध्यान से सुनिएगा। अभी इस पिछले चैप्टर में आपको कुछ नहीं पता था कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया। हर सवाल में हम पहले से क्या दे रखे थे, मैग्नेटिक फील्ड। पिछला चैप्टर में सिर्फ आपको क्या निकालना सिखाए थे, मैग्नेटिक फोर्स। इस चैप्टर में सिखाया जाए कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड आता कहाँ है, बिना किसी मैग्नेट की अगर बात की जाए तो। अगर किसी वायर में करंट है, किसी वायर में क्या है, करंट, तो उसके वजह से भी आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। अगर एक वायर है तो उसके चलते किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। हो सकता है आपके पास आसपास 50 वायर हो, 50 वायर मिलकर किसी एक पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड देगा। वहां पे हम लोग यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो कहने का मतलब ये है कि बायट-सावर्ट लॉ असल में हमें क्या बताता है, ये लॉ हमें बताता है कि किसी जगह कुछ करंट अगर दिया है तो सब करंट की वजह से किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या निकालना सीखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। क्या किसी वायर में करंट है, एक वायर है, दो वायर है या 50 वायर है, सबके चलते कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वही हम निकालेंगे। इनके लॉ के हिसाब से, इनके मल्टीपल एक्सपेरिमेंट के हिसाब से इन्होंने रिजल्ट दिया था, डायरेक्ट रिजल्ट। क्या था रिजल्ट वो सुनिए। अगर किसी वायर में करंट कितना जा रहा है और इसके चलते कोई पॉइंट पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, किसी भी वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड होगा ही होगा किसी में आसपास सब जगह पे। तो क्या उन्होंने कहा, इन्होंने कहा कि उस वायर का आप एक छोटा टुकड़ा लीजिए, इस टुकड़े का लंबाई कितना ले लीजिए और डीएल को वेक्टर की तरह मानिए। डीएल आपका लेंथ वेक्टर है। यहाँ पे डीएल जो है वो कौन सा वेक्टर है, लेंथ वेक्टर। और लेंथ वेक्टर होने का मतलब ये है कि इसका डायरेक्शन होगा, और इसका डायरेक्शन हमेशा किसके अलोंग लेना है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन हमेशा अलोंग द करंट। अब मान लो आपको पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो पहले पूरा वायर आपको नहीं लेना है, हमेशा वायर का एक छोटा टुकड़ा लेना है। उस छोटे टुकड़े का नाम आपने क्या रखा, डीएल से उस पॉइंट की दूरी कितनी हो गई, मान लो तो क्या नाम दे दिए, आर। असल में ये वेक्टर फॉर्म में डिस्टेंस है। आर क्या है, वेक्टर में डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, ये है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम लेंथ एलिमेंट किससे, डीएल। अब ऑब्वियस की बात है कि लेंथ एलिमेंट ऐसे जा रहा है, मतलब ये इधर पॉइंट इधर मतलब एरो इधर, तो जहां दो वेक्टर का पूछ मिलता है यही उनके बीच का क्या होगा, एंगल। तो इनके बीच का भी कुछ एंगल बनेगा, एंगल का नाम क्या रखे हम लोग, थीटा। तो इनके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा पी पर, मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू लेंथ एलिमेंट, या करंट एलिमेंट भी बोलना ठीक रहेगा, लेंथ एलिमेंट डीएल इज गिवन बाय, ध्यान से सुनिएगा,
छोटा वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा होगा, तो छोटा होगा तो हम क्या लिखेंगे, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl क्रॉस r। दिख रहा है, dl क्रॉस, बाई में हमने लिखा r क्यूब, dl क्रॉस r, बाई में क्या, r क्यूब। वैसे इसको और तोड़ के dl के फिर r स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, इसको हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, एक कांस्टेंट। तो dB इज इक्वल टू, कांस्टेंट देखिएगा ध्यान से, क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट c स्क्वायर, जहाँ c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और यहाँ पे आपको हमने लिखा है dl क्रॉस r, क्रॉस प्रोडक्ट है, बाई में कौन सा क्यूब, r क्यूब। देख लो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे i छोटा है क्या, i को यहाँ लिख दे क्योंकि जगह मेरे पास यहाँ 1। अब देखो एप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट है, c भी एक कांस्टेंट है, ये दो कांस्टेंट यहाँ पे आप लिखे हैं, चमक रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कुछ ये पहली बार आप ये लॉ सीख रहे हैं इसका स्टेटमेंट, इसीलिए आपको ये पहली बार देखे, सीधे लिख सकते हैं लेकिन एक बार सीख लीजिएगा c क्या है और क्या बता रहे हैं। यहाँ पे c जो है वो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, और एप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट है, ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये दो कांस्टेंट जो आपको दिख रहा है 1/एप्सिलॉन नॉट c स्क्वायर, इसको आज के बाद एक नया कांस्टेंट हम क्या नाम देंगे, म्यू नॉट। 1/एप्सिलॉन नॉट c स्क्वायर को डायरेक्ट हम आज के बाद क्या कहेंगे, इसका नाम होता है परमिएबिलिटी। जैसे ये परमिटिविटी था, ये क्या रहेगा, परमिएबिलिटी। और परमिएबिलिटी क्या होता है, और कौन सा स्पेस, फ्री स्पेस। ये क्या होता है, परमिएबिलिटी भी परमिशन से बना है, जैसे कोई मीडियम अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड जाने देता है, वैसे ही कोई मीडियम अपने से किसको परमिशन देता है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, इसलिए याद रखिएगा इसका वैल्यू आज के बाद 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। क्या बोले हम, 4 पाई इंटू 10⁻⁻, अभी यूनिट नहीं लिखे हैं, डायमेंशन नहीं लिखे हैं। तो सुनो, dB इज इक्वल टू, अगर हम आपसे पूछेंगे फॉर्मूला तो आप क्या बोलिएगा, म्यू नॉट, क्योंकि 1/एप्सिलॉन नॉट के साथ बाई में कौन सा पाई, I dl क्रॉस r, बाई में कौन सा क्यूब, r क्यूब। फॉर्मूला हुआ म्यू नॉट I dl क्रॉस r, बाई में r क्यूब। फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है, सुने हैं, करंट का एम्पियर, और इसका होता है लेंथ का मीटर, मीटर क्यूब। आप सोल्व करोगे करंट का एम्पियर तो ये हो जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। चेक कर लीजिएगा, और इसका डायमेंशन भी हमको बताइएगा, आपको जैक बोर्ड में बहुत पूछता है इसका डायमेंशन। फिलहाल अभी सुनिए, बायट का मतलब बेसिकली बताता क्या है, किसी भी दिए गए करंट के चलते किसी भी पॉइंट पे कौन सा फील्ड का वैल्यू। आपको इतना कुछ जमान लगाना, इंट्रोडक्शन के नाम पे हम बोले आपको सीधे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद करना है। किसी भी वायर में अगर करंट है तो पूरा लंबाई मतलब एक छोटा लेंथ क्या लिए, तो उसके चलते जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट का दूरी कितना हो जाएगा, r, एंगल कितना होगा इसका, थीटा। dB इज इक्वल टू फॉर्मूला याद कीजिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl क्रॉस r, बाई में कौन। अब इसको तोड़ के हम जनरल फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, लेकिन नीचे नहीं दिखेगा, आप लोग इसलिए नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्शन कैसे है, फील्ड किधर, उसका हम सिखाएंगे धीरे धीरे। यही कौन सा लॉ है, दिस लॉ, लिखिएगा दिस लॉ, स्टेटमेंट नहीं है बस, तो 2 साल इंट्रोडक्शन है। दिस लॉ gives a basic equation, this law gives a basic equation governing, this law gives a basic equation governing magnetic field at a point, this law gives a basic equation governing magnetic field at a point due to a given current distribution, अब उसके बाद नीचे में ये सारी बातों को जल्दी से लिखिए, हम फोटो भेज रहे हैं। म्यू नॉट का वैल्यू याद हो गया,
जैसे आपको हम एप्सिलॉन नॉट याद करवाया था, किसी से हम पूछेंगे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो हमको यूनिट के साथ बता देगा, सब बता देगा। हम पूछेंगे ही नहीं तो पूछना क्यों है? कोई बात नहीं, पूछेंगे ही नहीं। जल्दी लिखिएगा, हम फोटो भेजे। अभी यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं। आज तुम्हारा पहला दिन है ना, फिजिक्स में पहला दिन है ना, ठीक है। अरे पगला, समझ गए हम भाई। फॉर्मूला याद हो गया, म्यू नॉट का वैल्यू याद हो गया ना, 4 पाई इंटू 10 का पावर, 4 पाई इंटू 10 का पावर। न्यूमेरिकल में आराम से 4 पाई कैंसिल हो जाता है जब पुट करते हैं तो। मेगा समझना है फॉर्मूला। बस और 10 मिनट की क्लास होगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा, ठीक है। आप आराम से सीखिए, 1 घंटा ही खाली पढ़ाई करते हैं हम लोग। बीच में कभी कभी 3 मीटिंग ले लिए तो जरूरत नहीं था, फिर भी क्योंकि आपकी समझते कम है, पानी ज्यादा होता है। किसके ऊपर? डीएल स्मॉल लेंथ एलिमेंट है, ये वेक्टर लगाते हैं, डिफरेंशिएशन थोड़ी है। ना डीएल ये स्मॉल लेंथ एलिमेंट को लिखे हैं, लगेगा। डिफरेंशिएशन भी रहे तो भी लगेगा। हाँ हाँ हाँ, वो लोग का काम था, वो लोग डिफाइन किए थे, डिफाइंड है उनका, प्रूव नहीं। रिजल्ट उनका डिफाइंड, इसलिए हम लोग उस लॉ को सीधे सीख रहे हैं, ना कि थ्योरम सीख रहे हैं, लॉ सीख रहे हैं। तब तो ठीक है क्या? उम्मीद है सब लोग छाप चुके होंगे, आराम से छापिए, कोई जल्दी ही नहीं है। वैसे हम फोटो भेज चुके हैं, अब देखिएगा, इधर मिटा रहे बस, ये ऊपर का नहीं मिटा सकते थोड़ा सा, 2 लाइन से 3, एकदम नहीं, 2 लाइन बस। नहीं, हम इसके ऊपर लिख ले रहे हैं, हम बताएंगे ही नहीं, जो कुछ सुनेगा नहीं तो क्या फायदा बताने का। हे ईश्वर, उठा लो सबको। हो गया? अब सुनो, अगर आप सुन पा रहे हो तो अभी लिख ही रहे हो तो लिखो। आपको कुछ तो होमवर्क में लिख लेना है, डायमेंशन तो आप निकालने जानते ही। सुनिए ध्यान से, बोर्ड पे सब लोग, ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्रॉस बी का, ए बी, तो यहाँ पे भी क्रॉस प्रोडक्ट है, डीबी का मैग्नीट्यूड लिखना है, वैल्यू लिख रहा है बिना एरो का, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल ए क्रॉस बी, डीएल इंटू आर इंटू कौन सा थीटा, बाई में आर क्यूब, एक आर से कैंसिल होगा, तो मेन फॉर्मूला, डीबी का मेन फॉर्मूला म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा बाई 4 पाई कौन सा स्क्वायर, आर स्क्वायर। इसलिए कई बार दिखता है कि मैट्रिक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल साइन थीटा, ठीक है ना।
क्या किए, एक आर से एक आर कैंसिल किए, तो ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में बहुत ढंग से यूज होगा, हर बार उतना करेगा तो सीधे यूज होगा। डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा बाई 4 पाई। और आपसे हम कुछ पूछेंगे, ध्यान से जवाब दीजिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा। इस बार आप 4 है, लिखिए इसको लिखिए। डीबी इज इक्वल टू, मन में जब तक आप लिख रहे हैं बोलते रहेंगे, म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड लिखे ना, क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व के तो मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ की म्यू नॉट का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 का पावर -7। तो आज आपको हम 3 वैल्यू याद करवाए हैं, बोर्स मैग्नेटन, जारोमैटिक रेशियो और म्यू नॉट, तीनों याद हो गया आपको। मन में बोलिए बोर्स मैग्नेटन का वैल्यू कितना है, 9.27 इंटू 10 का पावर -24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। मन में बोलिए जायरोमैटिक रेशियो का वैल्यू कितना है, 8.8 इंटू 10 का पावर 10 कूलम पर केजी। ऐसे ही याद हो जाता है। अब बात उठा कि किसी वायर में अगर करंट है तो उस करंट के चलते मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, उस करंट के चलते मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए रूल सुन लो ध्यान से, राइट हैंड टर्म रूल। करंट की ओर हाथ रखना है डीएल की ओर, और किधर मुट्ठी बंद करना है, डीएल क्रॉस आर है ना, करंट की ओर राइट हैंड रखो और मुट्ठी घुमा के बंद करो। जैसे कि देख लो, एक वायर है जिसमें करंट ऊपर की ओर जा रहा है आई, और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पी पे। तो बताइए इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो राइट हैंड में करंट की ओर रखो, उधर पॉइंट मुट्ठी ऐसे बंद नहीं हो रहा है, ऐसे रखेंगे, करंट की ओर चारों ओर ले जाना चाहिए, और पॉइंट पर मुट्ठी बंद, अंगूठा किधर जा रहा है, इनसाइड। तो गोइंग इनटू का साइन कैसा बनता है, अगर बोलेगा इधर क्यू पॉइंट बताओ किधर होगा, तो करंट की ओर हाथ रखो, पॉइंट के बाहर बाहर आ रहा ना, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, डॉट बी लिख के हम लिख दिए, इधर बी का डायरेक्शन क्रॉस, इधर। फिर से सुनिए, एक वायर है जिसमें करंट इधर जा रहा है, बताइए तो इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, डॉट या क्रॉस, डॉट या क्रॉस। करंट की ओर हाथ रखना है, मैग्नेटिक फील्ड का मुट्ठी बंद, करंट इधर जा रहा है, ऊपर पॉइंट होता तो हम ऊपर मुट्ठी बंद करते, अगर यहाँ पे तो क्यू पॉइंट पूछता हमसे तो हम मुट्ठी ऐसे बंद करते, अंगूठा बाहर आता तो इधर डॉट होता, लेकिन यहाँ नीचे क्यों निकालने बोला है, करंट के हाथ ऐसे मुट्ठी बंद नीचे की ओर, अंगूठा अंदर, यानी इधर के लिए क्या हो गया, दिख रहा है। तो आपको करंट की ओर हाथ रखना है और पॉइंट की ओर मुट्ठी बंद कर देना है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाएगा। पूछे क्या, अब गलती होगा, एक पूछ के देखे पक्का, फिर से समझ लीजिए, करंट जिधर जा रहा है वो क्वेश्चन में बनाया हुआ है, पॉइंट आपको बता दिया है, आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। जैसे देखो, सोच के जवाब देना, और आपको ये जो भी एग्जाम्पल लिखने का मन है जरूर लिखते जाइएगा। मेरा सवाल है कि एक वायर है जिसमें करंट I1 इधर जा रहा है, इस वायर में करंट I2 इधर जा रहा है, इधर I2 अपोजिट कर दिया, I2 इधर जा रहा है। आपको बताना है इस पॉइंट पे I1 के चलते कैसा होगा, डॉट या क्रॉस, और I2 के चलते कैसा होगा। तो I1 की ओर हाथ रखेंगे और इधर मुट्ठी बंद करेंगे, पॉइंट नीचे है ना बाहर, तो डॉट बना B1, B1 कैसा हुआ, और इस वायर के लिए आगे रखेंगे, इसमें भी डॉटे हुआ है, यानी इधर दोनों का B1 B2 किधर हुआ। फिर से बताते हैं, दोनों वायर में, पहले वायर में करंट के हाथ रखे, पॉइंट नीचे था, अंगूठा बाहर आया, दूसरे वायर में करंट के हाथ रखे, पॉइंट अंगूठा किधर आया, नहीं समझ में आया है। कहने का मतलब आपको अगर क्वेश्चन में 2 वायर दिया है तो दोनों वायर का फील्ड निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कहने के बात की बात है, समझ में आया। अभी भी गलती किए ना आप, एक पूछ के देखे, अब गलती ना करें आप। मेरा सवाल है, ये है I1, ये है I2, और यहाँ बीच में कोई पॉइंट है, बताइए उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा दोनों के चलते। इधर I2 के चलते इधर पॉइंट है, बाहर आया है डॉट, और ये वाला इधर दिए थे हम, करंट जो है ठीक है बदल दिए, उधर नहीं मुड़ रहा था, ऐसे रखेंगे तो जाएगा ना, B1 हो गया डॉट, तो B2 हो गया, तो समझ में आया। तो अब हम एक पूछे फाइनल अपना टेस्ट, आप इधर तो दिए ना, अब एक हम तक पूछ रहे हैं, गलती मत कीजिएगा, आपको कुछ कॉपी करना हो तो कर सकते हैं।
फिर तो पूछना है क्या? मेरा सवाल है, मेरे पास 2 वायर है, ये देखो, ये डॉट वायर है और ये क्रॉस वायर है। ये वायर में डॉट वायर नहीं है, बस हम समझाने के लिए। बताओ इस पी पॉइंट पे मैट्रिक्स किधर होगा? अब देखो, अभी तक वायर कैसा था सुनो, अभी तक वायर ऐसे बनाया था, इधर इधर इधर। अभी वायर किधर बना दिया बताओ? ये वाला वायर किधर निकल रहा है? करंट है इस बार डॉट कॉट से, और ये वाला करंट किधर जा रहा है? देखो, अगर आपके स्क्रीन कैमरे से बाहर निकलता हुआ करंट ऐसे दिखाएंगे ना कैमरा पे, तो आपको खाली ये दिखता है। तो बाहर करंट आ रहा है तो डॉट, अंदर करंट जा रहा है तो फिर तो देखो ध्यान से, जिधर करंट जाता है राइट हैंड को उधर रखो, करंट बाहर आ रहा है ना, तो राइट हैंड देखो बाहर आते हुए है, पॉइंट उधर है, अंगूठा किधर जा रहा है? करंट इधर है बाहर। अरे ऐसे तो ऐसे रख रहे थे, ऐसे तो ऐसे रख रहे थे, करंट बाहर निकल रहा है तो बाहर रख रहे हैं। उधर के मुट्ठी बंद, अंगूठा किधर गया? इस पॉइंट पे इस करंट के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर है, उसका नाम क्या दिए? क्रॉस के चलते चेक करते हैं। क्रॉस मतलब इस बार 4 उंगली अंदर जाना चाहिए बोर्ड को छोड़ते हुए, है? इधर पॉइंट उधर है, इधर है, इधर मुट्ठी बंद करेगा अंगूठा किधर जाएगा? यानी इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। मैंने समझ में आया? एक ट्रायल लेते हैं, देखिएगा। आपको हर सवाल हम पूछे तो कुछ नया ही सिखा रहे, समझ रहा है ना? जरा पकिए मत। क्रॉस डॉट, आपको बताना है P1 पॉइंट पे इस दोनों के चलते किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड, और P2 पॉइंट पे भी इस दोनों के चलते किधर होगा। एक करंट का नाम है I1, एक करंट का नाम है, कुछ लोग कंफ्यूजन में उनको बता दे, अभी कुछ देर पहले क्रॉस और डॉट से कौन सा फील्ड दिखा रहे थे, और अभी क्रॉस डॉट से क्या दिखा रहे हैं? करंट। ठीक है, जैसा वो दिखाया उसमें क्या है? पहले देखिए, डॉट मतलब करंट किधर की ओर है? डॉट बाहर, बाहर को आशीर्वाद, कॉपी में से आशीर्वाद देने जैसे। P1 उधर है ना, बाहर। इस P1 पॉइंट पे B1 नीचे, B1 नाम दिया, और क्रॉस के चलते चेक करते उसी पॉइंट पे, क्रॉस अंदर, चारों उंगली अंदर, B2। कोई बात नहीं, हम कॉपी में भी सिखाएंगे आके, पूरा चैप्टर डायरेक्टली खेले हैं। लेंजेज लॉ तक हम परेशान हो जाएंगे आपको सिखाने में, आपका हाथ भी दर्द हो जाएगा एकदम लेंजेज लॉ तक। ठीक है, स्कूल में कहा कि ऑनलाइन में आप नहीं सीख पा रहे उतना, तो हमसे तो प्लीज सीखिएगा। स्कूल में कहा टीचर निकल जाएंगे जल्दी से, है? I2 का, I2 में डॉट बाहर है ना, अरे गलती से हम I2 का B2 होगा ना, ये B2 होगा और ये B1 होगा। अभी समझ आया क्या बोले? देखो डॉट बाहर है ना, उधर है पॉइंट, कौन था? अच्छा, इस पॉइंट पे पूछते तो क्या होता? P3 पॉइंट पे डॉट के चलते, डॉट के चलते डाउनवर्ड, ये होता है आपका B2, और क्रॉस के चलते डाउनवर्ड, क्रॉस चलते भी डाउनवर्ड, तो इसका नाम देते हैं B1। कोई बात नहीं, बहुत लोग नहीं समझ आ रहा, हमको पता है, ये बहुत बार करेंगे हम, ये पूरे चैप्टर में यही करते रहेंगे जीवन भर हम। फिर से देखो, P2 पे जरा बताओ ना, P2 पे I1 के चलते B1 किधर होगा? इस वाले पॉइंट पे, क्रॉस पॉइंट उधर है, क्रॉस है ना अंदर के हाथ में, और उधर मोड़ना है, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड यूज की जगह तो ऊपर चल जाएगा। आप लोग आप P2 पे चेक करते हैं क्रॉस का, तो P2 के लिए देखो चाहे P3 के लिए, दोनों तो उधर है ना उसका डाउनवर्ड। कोई बात नहीं, देखो हम आपको कंफ्यूज करने के लिए ही बता रहे हैं, क्योंकि अगले दिन हमको उसको आराम से बताना है। आज तो कंफ्यूजन में रहेगा, अगले दिन दोबारा बताएंगे तो साफ हो जाएगा, समझना रहा है ना? देखो यार, करंट I1 किधर है? अंदर की ओर हाथ रखे, अगर पॉइंट इधर होता तो इधर मुट्ठी बंद करते, पॉइंट तो उधर है, उधर मुट्ठी बंद किए, डाउनवर्ड गया, नहीं गया। अब बताओ I1 का I2 करंट किधर है? क्या कुछ समझ में आया? कहाँ I1 बाहर जा रहा है, पॉइंट उधर है। कहीं से भी कुछ भी करके देख लीजिए। हाँ, इधर डॉट मतलब बाहर है,
डाउनवर्ड, तभी तो B2 डाउनवर्ड लिखे हैं। ये कोई बात नहीं, ये डायरेक्शन हम फिर से सिखाएंगे, जल्दी से लिखिए ताकि आगे कुछ बता सके। अगर आपको लिखने की इच्छा है तो अदरवाइज कोई बात नहीं। राइट एंड टर्म आप सीख गए, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल जरूर कॉपी करना चाहिए, जैसे दिस वन, जैसे दिस वन, जैसे दिस वन, 3 एग्जाम्पल तो जरूर कॉपी करना चाहिए। नेक्स्ट 10 मिनट में हाथे पैर पीछे पीछे करते रह जाएगा। ठीक है, आज इतना ही रहेगा, अगले दिन और आगे शुरू करेंगे, ठीक है। अब फोटो भेजेंगे। क्या बाबू? जो टॉपिक अब बिल्कुल फ्रेश है तो उसको अगले दिन में शुरू करेंगे। आज पागल है, मौका भी कुछ थोड़ी है करेंगे। आज इतना ही रहेगा, फोटोज भेज चुके हैं।